हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। एक बार फिर से स्वागत है आप सबका हमारे नए लेक्चर में। गाइस, ये चौथा लेक्चर है। इससे पहले ऑलरेडी हम लोग ने 3 लेक्चर आरबीआई के ले चुके हैं। पहले लेक्चर में हमने पढ़ा था कि व्हाट इज सेंट्रल बैंक एंड फंक्शंस ऑफ द आरबीआई। सेकंड लेक्चर में गाइस हमने पढ़ा था कि आरबीआई की जो हिस्ट्री क्या है, ओके, हमने उसको पूरा डिटेल में डिस्कस किया था। और थर्ड लेक्चर में हम लोग ने आरबीआई की सब्सिडियरीज को पढ़ा था। ओके गाइस, तो ये आज जो चौथा लेक्चर है गाइस, बेसिकली इसमें आज हम लोग पढ़ने वाले हैं कि आरबीआई से रिलेटेड कौन कौन से जो है वो क्वेश्चन जो है नेट और सेट एग्जाम में पूछे जा चुके हैं। आज हम लोग उसको सॉल्व करने वाले। ओके गाइस, तो हमारे लेक्चर को हम लोग शुरू करते हैं। तो गाइस, आप देख सकते हो स्क्रीन पे क्वेश्चन आस्क इन नेट सेट एग्जामिनेशन। ओके, तो हम लोग शुरू करते हैं। पहला जो क्वेश्चन है गाइस स्क्रीन पे वो ये है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द फंक्शन ऑफ रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। यानी कि नीचे 4 ऑप्शन दिए हुए गाइस, हमको बताना है कि इसमें से कौन सा एक जो है वो आरबीआई का फंक्शन नहीं है। ओके, तो क्या क्या ऑप्शन दिए हुए। पहला ऑप्शन जो है वो है कंट्रोलर ऑफ क्रेडिट। जी हाँ, बिल्कुल, आरबीआई क्रेडिट को कंट्रोल करने का काम करता है, तो ये इसका तो फंक्शन है। सेकंड जो है एक्सेप्टिंग डिपॉजिट्स एंड एडवांसिंग लोन्स टू पब्लिक। थर्ड है कस्टोडियन ऑफ द कैश रिजर्व ऑफ द कमर्शियल बैंक्स। एंड लास्ट जो है हमारा ऑप्शन है वो है इश्यू ऑफ बैंक नोट्स। तो गाइस, चौथा ऑप्शन इश्यू ऑफ बैंक नोट्स, ये भी आरबीआई के फंक्शन है कि आरबीआई क्या करता है, बैंक की नोट्स को क्या करता है, इश्यू करता है। कस्टोडियन ऑफ द कैश रिजर्व, हमने पढ़ा था कि आरबीआई क्या करता है, सारे कमर्शियल बैंक्स की जो है वो कैश को क्या करता है, अपने पास रिजर्व के तौर पर रखता है, सीआरआर एंड एसआरआर के फॉर्म में। और जो सेकंड ऑप्शन है गाइस, एक्सेप्टिंग द डिपॉजिट्स एंड एडवांसिंग लोन्स टू द पब्लिक, ये जो है वो आरबीआई का फंक्शन नहीं है, क्योंकि ये जो फंक्शन है गाइस वो बेसिकली कमर्शियल बैंक का फंक्शन है कि लोगों से क्या करना, डिपॉजिट एक्सेप्ट करना, ओके, और लोगों को लोन देना। तो ये वाला जो फंक्शन है गाइस, जो सेकंड नंबर का पॉइंट है, वो आरबीआई का फंक्शन नहीं है। तो इसका आंसर होने वाला है ऑप्शन नंबर 2। ओके, तो चलो हम लोग आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। सेकंड क्वेश्चन गाइस स्क्रीन पे दिया हुआ है, आप देख सकते हो कि क्या लिखा हुआ है, रिवर्स रेपो रेट is a tool used by the Reserve Bank of India primarily to। यहां पे क्या बताया गया गाइस कि जो रिवर्स रेपो रेट होता है, आरबीआई का एक मेजर्स है, एक इंस्ट्रूमेंट है मॉनेटरी पॉलिसी का, रिवर्स रेपो रेट, वो प्राइमरीली यानी कि पहली प्रायोरिटी पे आरबीआई किस लिए यूज करता है उसको। तो ऑप्शन दिए नीचे, इंजेक्ट लिक्विडिटी। सेकंड ऑप्शन है एब्सॉर्ब लिक्विडिटी। थर्ड है प्रोटेक्ट बैंक क्रेडिट एंड फोर्थ है बिल्ड रिजर्व। तो ये बिल्ड रिजर्व, प्रोटेक्ट बैंक क्रेडिट, ये तो जाहिर सी बात है, हम लोग को देख के ही पता चला कि ये तो ऑप्शन गलत है। अब जो क्वेश्चन है गाइस, इंजेक्ट लिक्विडिटी एंड ऑब्जर्व लिक्विडिटी, इन दोनों में से हमारा एक आंसर है। तो गाइस मैं ये बता देता हूं कि जो रेपो रेट होता है, बेसिकली रेपो रेट में क्या होता है, कमर्शियल बैंक जो है वो आरबीआई से लोन लेती है। ओके, तो कमर्शियल बैंक्स जब आरबीआई से लोन लेती है, तो जो रेट पे आरबीआई उसको लोग को लोन देता है, ओके, विथ रीपर्चेज एग्रीमेंट के तौर पर, तो उसको हम लोग बोलते हैं रेपो रेट। ओके, तो यहां पे क्या हो रहा है, कमर्शियल बैंक ने लोन लिया है आरबीआई से और उन लोगों ने एग्रीमेंट बनाया है कि रीपर्चेज एग्रीमेंट, यानी कि वो अपनी सिक्योरिटीज आरबीआई को बेचते हैं और लोन लेते हैं, और ये एग्रीमेंट करते हैं कि हम लोग अपनी सिक्योरिटीज क्या कर लेंगे, वापस आरबीआई से खरीद लेंगे। तो ऐसे एग्रीमेंट में जो रेट डिसाइड होता है गाइस, उसको हम लोग बोलते हैं रेपो रेट। यहां पे लेकिन पूछा गया रिवर्स रेपो रेट। तो रेपो रेट से हम लोग को यह समझ में आया कि इसमें क्या हो रहा है, आरबीआई के पास से पैसा जा रहा है कमर्शियल बैंक के पास, यानी कि यहाँ पे लिक्विडिटी, पैसा क्या हो रहा है, इंजेक्ट हो रहा है मार्केट में। तो इंजेक्ट लिक्विडिटी किसका फीचर है गाइस, रेपो रेट का फीचर है। यहां पे पूछा है रिवर्स रेपो रेट, यानी कि उल्टा रेपो रेट का। तो रिवर्स रेपो रेट में बेसिकली क्या होता है गाइस कि यहां पे कमर्शियल बैंक जो है वो आरबीआई को लोन देती है। जी हाँ, कमर्शियल बैंक क्या करती है, आरबीआई को लोन देती है, और जो रेट पे लोन देती है आरबीआई को, उस रेट को हम लोग बोलते हैं रिवर्स रेपो रेट। ओके, तो रेपो रेट का उल्टा है रिवर्स रेपो रेट। तो यहां पे क्या होता है, कमर्शियल बैंक के पास से पैसा जाता है आरबीआई के पास। ओके, तो आरबीआई ऐसा क्यों करता है, जब आरबीआई को मार्केट में से पैसा एब्सॉर्ब करना होता है, मार्केट में से पैसा खत्म करना होता है, तब आरबीआई क्या करता है, लोन लेता है कमर्शियल बैंक से रिवर्स रेपो रेट में। ओके, तो रिवर्स रेपो रेट का जो फीचर है गाइस वो ये होता है कि एब्सॉर्ब द लिक्विडिटी फ्रॉम द मार्केट। ओके, मार्केट में से क्या करना ना, लिक्विडिटी एब्सॉर्ब कर देना। तो इसका आंसर होने वाला है गाइस कि रिवर्स रेपो रेट इज अ टूल यूज्ड बाय द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया प्राइमरीली टू एब्सॉर्ब लिक्विडिटी। तो इसका सही आंसर है गाइस ऑप्शन नंबर 2। आगे बढ़ते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 3 जो है हमारा वो है, अरेंज द फॉलोइंग फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस इन असेंडिंग ऑर्डर ऑफ देयर ईयर ऑफ एस्टैब्लिशमेंट। यहां पे क्या बताया गया गाइस कि नीचे कुछ फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस दी हुई है, उसको हमको अरेंज करना है असेंडिंग ऑर्डर में, यानी कि
कौन सी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन कब स्टैब्लिश हुई है, हम लोग को लाइन से इसको लगाना है। तो यहां पे ए दिया हुआ है हम लोग को नेशनल हाउसिंग बैंक, बी दिया हुआ है एक्सपोर्ट इंपोर्ट बैंक एक्सिम, सी दिया है नाबार्ड और डी दिया है यूनिट ट्रस्ट ऑफ इंडिया यूटीआई। नीचे कुछ हम लोगों को ऑप्शन दिए हुए बीडीसीए, डीबीसीए, मतलब बेसिकली हम लोगों को अरेंज करना है कि सबसे पहली इंस्टीट्यूशन कौन सी बनी, उसका ईयर ऑफ स्टैब्लिशमेंट गाइस हम लोग को याद होना चाहिए। इसमें मैंने जब आरबीआई का लेक्चर लिया था उसमें गाइस मैंने आप लोगों को क्लियरली पढ़ाया था कि कौन कौन सी इंस्टीट्यूशन जो है वो आरबीआई ने फॉर्म की है और उसका ईयर ऑफ स्टैब्लिशमेंट क्या है। ओके, तो गाइस आप देख सकते हो कि यूनिट ट्रस्ट ऑफ इंडिया जो यूटीआई है वो सबसे पहले पुराना है, सबसे पहले स्टैब्लिश कौन हुआ है, यूटीआई हुआ है। इन द ईयर 1964 में यूटीआई का स्टैब्लिशमेंट हुआ है। तो सबसे पहला तो यूटीआई आना चाहिए। तो यूटीआई यानी कि ऑप्शन नंबर डी। तो अभी ऑप्शंस में देखो कि डी कहां पर है, तो दूसरे और तीसरे और चौथे ऑप्शन में डी शुरुआत में है। ओके, तो इससे तो काम चलेगा नहीं। तो अभी हम लोग को देखना है कि यूटीआई के बाद में कौन सा फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन जो है वो स्टैब्लिश हुआ है। तो गाइस आप देख सकते हो कि उसके बाद में जो है वो एक्सपोर्ट इंपोर्ट बैंक ऑफ इंडिया हमारा स्टैब्लिश हुआ है 1981 में। ओके, तो यानी कि डी के बाद में क्या आना चाहिए, बी आना चाहिए। तो डी के बाद में बी कहां पे है, वो ऑप्शन नंबर 2 और ऑप्शन नंबर 3 दोनों में है। ओके, तो चलो अभी और आगे बढ़ते हैं कि एक्सिम के बाद में गाइस कौन सा स्टैब्लिश हुआ है। एक्सिम के बाद में क्या एनएचबी हुआ है, सर एनएचबी तो 1988 में हुआ है। तो यानी कि एनएचबी सब में लेटेस्ट वाला है। ओके, तो एनएचबी यानी कि सब में लास्ट में आएगा। तो एनएचबी यानी कि ऑप्शन नंबर ए हमारा जो है वो लास्ट में आएगा। तो हमारा ऑप्शन होगा डी और बी। तो डी और बी कहां पे दिख रहा है हम लोग को, ऑप्शन नंबर 3 में। और लास्ट में कौन सा आने वाला है गाइस, एनएचबी नेशनल हाउसिंग बैंक 1988 में स्टैब्लिश हुआ है। तो हमारा ये ऑप्शन कहां पे अरेंज हो रहा है सारे, ऑप्शन नंबर 3 यानी कि डी, बी, सी एंड ए। सबसे पहले आएगा हमारा यूटीआई 1964, उसके बाद में आएगा हमारा एक्सिम 1981, उसके बाद में आएगा गाइस नाबार्ड 1982 में बना है, उसके बाद में लास्ट में आएगा एनएचबी नेशनल हाउसिंग बैंक 1988। ओके, तो हमारा राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर 3। चलो आगे बढ़ते हैं। हाँ, बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन गाइस के क्वेश्चन नंबर 4 क्या दिया हुआ है, हु वॉज द फर्स्ट इंडियन गवर्नर ऑफ आरबीआई। आरबीआई के फर्स्ट इंडियन गवर्नर कौन से है। ओके, सिर्फ गवर्नर नहीं पूछा है आरबीआई का, आरबीआई का इंडियन फर्स्ट गवर्नर पूछा है। तो इंडियन गवर्नर कौन है, मैंने पढ़ाया था गाइस आप लोगों को प्रीवियस लेक्चर में, वो है सीडी देशमुख। ओके, तो इसका ऑप्शन नंबर होने वाला है ऑप्शन नंबर 1। चलो आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 गाइस ये एग्जाम में 2019 के क्वेश्चन पेपर में पूछा है गाइस, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखो क्या लिखा हुआ है, विच अमंग द फॉलोइंग इज नॉट अ करेक्ट स्टेटमेंट। यानी कि नीचे 4 स्टेटमेंट दी हुई है, हम लोग को बताना है कि इसमें से कौन सी एक स्टेटमेंट जो है वो करेक्ट नहीं है, यानी कि कौन सी स्टेटमेंट जो है फॉल्स है। सबसे पहला क्या है गाइस, द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया वर्कड एज अ सेंट्रल बैंक ऑफ बर्मा टिल अप्रैल 1947। जी हाँ, हम लोग ने पढ़ा था गाइस कि आरबीआई ने जो है वो सेंट्रल बैंक की भूमिका निभाई थी, किसके लिए, बर्मा के लिए 1947 तक। तो ये स्टेटमेंट तो राइट है। द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया वर्क एज अ सेंट्रल बैंक ऑफ पाकिस्तान टिल जून 1948। ये भी गाइस हम लोग ने हमारे नोट्स में पढ़ा था कि जो पाकिस्तान के लिए भी आरबीआई ने काम किया है 1948 तक। उसके बाद में है ऑप्शन नंबर 3, द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया वर्कड एज अ बैंक ऑफ बांग्लादेश फ्रॉम जनवरी 1972 टू दिसंबर 1975। हाँ, आरबीआई ने बांग्लादेश के लिए भी काम किया है, सर हमने तो ऐसा कभी पढ़ा नहीं। तो जहां नहीं पढ़ा तो यही ऑप्शन हमारा जो है वो गलत है। चौथा ऑप्शन क्या है गाइस, द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया कमेंस्ड इट्स ऑपरेशंस ऑन अप्रैल 1935। अप्रैल 1 अप्रैल 1935। जी हाँ, बिल्कुल, आरबीआई जो स्टैब्लिश हुआ था उसने अपना फंक्शनिंग स्टार्ट किया था 1 अप्रैल 1935 से। तो सारे स्टेटमेंट सही है गाइस, सिर्फ तीसरे को छोड़ के। तो ये जो हमारा यहाँ पे आंसर होने वाला है वो है ऑप्शन नंबर 3, क्योंकि यहाँ पे हम लोग को पूछा था कि कौन सा एक स्टेटमेंट जो है वो सही नहीं है। तो इनकरेक्ट स्टेटमेंट कौन सा है गाइस, ऑप्शन नंबर 3। आरबीआई ने बांग्लादेश के लिए काम नहीं किया है। ओके, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 क्या दिया गाइस, एनएचबी से रिलेटेड क्वेश्चन पूछा है, नेशनल हाउसिंग बैंक। द नेशनल हाउसिंग बैंक एनएचबी वाज एस्टैब्लिश्ड इन 1987 एज होली ओन्ड सब्सिडियरी ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग। जो बताया गया एनएचबी जो स्टैब्लिश हुआ था वो किसका होली ओन्ड सब्सिडियरी है, यानी कि एनएचबी को होली ओन्ड कौन करता है जब वो स्टैब्लिश हुआ था। ऑप्शन दिया है हमको, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, एसबीआई, एलआईसी लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, और चौथा है इंडस्ट्रियल फाइनेंस कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, आईएफसी। तो गाइस हम लोग ने ये नोट्स में ये भी कवर किया था कि एनएचबी जो है वो आरबीआई का होली ओन सब्सिडियरी हुआ करता था जब वो स्टैब्लिश हुआ था, लेकिन अभी जो है एनएचबी को टेकन ओवर कर दिया गया है बाय द गवर्नमेंट। तो यहां पे तो गाइस
डायरेक्टली हमको पूछा है कि एनएचबी होली ओन्ड सब्सिडियरी किसका था। ओके, तो हमारा आंसर यहां पे होने वाला है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। तो ऑप्शन नंबर इसका आएगा 3। चलो आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 क्या दिया है गाइस? इन ऑर्डर टू कंट्रोल द इन्फ्लेशन एंड इंश्योर स्टेबिलिटी इन द मार्केट, यानी कि मार्केट में महंगाई को कंट्रोल करने के लिए और स्टेबिलिटी लाने के लिए आरबीआई क्या क्या करता है। नीचे कुछ ऑप्शंस दिए हुए हैं हमको। द आरबीआई वर्क्स अंडर द डायरेक्शन ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। हाँ, आरबीआई मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के अंडर काम करता है? बिल्कुल नहीं सर। ऑप्शन नंबर बी क्या है हमारा? द आरबीआई एक्ट्स इंडिपेंडेंटली एंड कैन रिफ्यूज द गवर्नमेंट डायरेक्टिव्स। ऑप्शन नंबर 3 है हमारा सी, द आरबीआई एक्ट्स अंडर द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स। ऑप्शन नंबर डी है द आरबीआई बोर्ड्स ऑफ गवर्नर शेल अबाइड बाय द गवर्नमेंट डायरेक्टिव। ये सारे जो ऑप्शंस है इसमें हम लोग को क्लियरली पता चल रहा है कि जो हमारा सही आंसर जो वो है ऑप्शन नंबर बी, कि आरबीआई कैसा वर्क करता है गाइस? इंडिपेंडेंटली वर्क करता है। हमने नोट्स में भी कवर किया था कि आरबीआई जो गवर्नमेंट के ऊपर या किसी इंस्टीट्यूशन के ऊपर डिपेंड नहीं है। आरबीआई जो वो सिंगल इंडिपेंडेंटली काम करता है। तो यहां पे हमारा आंसर होने वाला है ऑप्शन नंबर बी, यानी कि आरबीआई एक्ट्स इंडिपेंडेंटली। ओके, आगे बढ़ते हैं गाइस हम। क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 क्या दिया हुआ है? विच अमॉन्ग द फॉलोइंग इज नॉट अ सब्सिडियरी ऑफ आरबीआई, यानी कि नीचे कुछ ऑप्शन दिए हुए, इसमें से हमको बताना है कि इसमें से कौन सा जो है वो आरबीआई का सब्सिडियरी नहीं है। हमने आरबीआई का सब्सिडियरी गाइस अभी प्रीवियस लेक्चर में ही पढ़ा है। ऑप्शन नंबर ए क्या दिया हुआ है? डिपॉजिट इंश्योरेंस एंड क्रेडिट गारंटी कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, डीआईसीजीसी। ऑप्शन नंबर बी है भारतीय रिजर्व बैंक नोट मुद्रा प्राइवेट लिमिटेड। तो सर ये तो दोनों ही आरबीआई के सब्सिडियरी है। तो देखते हैं हमारा ऑप्शन क्या दिया हुआ है नीचे। ओनली ए, क्या ओनली ए जो है वो आरबीआई का सब्सिडियरी नहीं है? बिल्कुल गलत। ऑप्शन बी, यानी कि क्या बताया कि खाली बी जो है वो आरबीआई का सब्सिडियरी नहीं है। पहला वाला है, दूसरा वाला नहीं है, यानी कि बी नहीं है। ऑप्शन नंबर 3 बोथ ए एंड बी, यानी कि बताया ये बोलता है कि दोनों ए और बी दोनों जो है वो आरबीआई की सब्सिडियरी नहीं है। ओके, और ऑप्शन नंबर 4 है हमारा नाइदर ए नॉर बी, यानी कि इसमें से ऐसा कोई नहीं है जो आरबीआई का सब्सिडियरी ना हो, यानी कि दोनों ही जो है वो आरबीआई की सब्सिडियरी है। तो हमारा ऑप्शन यहां में सही होने वाला है गाइस ऑप्शन नंबर 4, क्योंकि डीआईसीजीसी और बीआरबीएनएमपीएल ये दोनों जो है वो आरबीआई की सब्सिडियरी हैं। तो इसका ऑप्शन होने वाला है सही आंसर, वो है ऑप्शन नंबर 4। आगे बढ़ते हैं गाइस। क्वेश्चन नंबर 9। हु इज द फिस्कल एजेंट एंड एडवाइजर टू द गवर्नमेंट इन मॉनेटरी एंड फाइनेंशियल मैटर्स? यहां पे बताया है कि गवर्नमेंट का एडवाइजर और एजेंट कौन है। तो ऑप्शन दिए गाइस यहां पे नाबार्ड, ऑप्शन 2 है एसबीआई स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, ऑप्शन नंबर 3 है हमारा रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया एंड ऑप्शन नंबर 4 है नन ऑफ द अबव। तो हमने गाइस नोट्स में पढ़ा था हमारे कि जो आरबीआई है वो एजेंट भी है और एडवाइजर भी है गवर्नमेंट का। ओके, तो इसका ऑप्शन नंबर हमारा जो सही होने वाला है वो है ऑप्शन नंबर 3 यानी कि आरबीआई। लास्ट क्वेश्चन आज का जो है हमारा गाइस वो है मैच द कॉलम का क्वेश्चन है। देख सकते हो आप स्क्रीन पे कि मैच द पेयर लिस्ट 1 विथ लिस्ट 2। ओके, क्या दिया हुआ है? पहले कॉलम में दिया हुआ है हमको आरबीआई नेशनलाइजेशन, सेकंड है इंपीरियल बैंक नेशनलाइजेशन, थर्ड है नेशनलाइजेशन ऑफ 14 कमर्शियल बैंक्स एंड लास्ट है हमारा इस्टेब्लिशमेंट ऑफ आईडीबीआई। यहां पे गाइस हमको आरबीआई, इंपीरियल बैंक वगैरह सब दिया हुआ है और सबके जो है हमको ईयर देख रखे हुए। तो हमको क्या करना है? मैच करना है गाइस। तो गाइस हमने पढ़ा है कि आरबीआई का नेशनलाइजेशन कब हुआ था? 1949 में। गाइस जब ऐसे मैच द कॉलम का क्वेश्चन आते हैं तो गाइस मेरे हिसाब से बहुत ज्यादा इजी होते हैं, क्योंकि अगर 1-2 भी मैच हो गया तो हमको आंसर जो है हमारा आ जाता है। तो गाइस सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि आरबीआई का नेशनलाइजेशन कब हुआ था। तो 1949 में हुआ था। तो हम लोग मैच करते हैं हमारे ए को 2 से मैच करते हैं। तो ए और 2 कहां पे दिया हुआ गाइस? ऑप्शन नंबर 1 और ऑप्शन नंबर 2 दोनों में जो ए को वो 2 से मैच किया हुआ है। ओके, तो अभी हम लोग को आगे बढ़ना पड़ेगा कि और देखना पड़ेगा कि हमको और क्या पता है। क्या हमको इंपीरियल बैंक का नेशनलाइजेशन पता है गाइस? कि इंपीरियल बैंक को कब ट्रांसफॉर्म कर दिया था एसबीआई में, उसका नेशनलाइजेशन कब किया था? क्या हमको ये पता है? बिल्कुल पता है सर, हमने आरबीआई की हिस्ट्री में पढ़ के रखा हुआ है कि हमने ये पढ़ के रखा हुआ है कि इंपीरियल बैंक को जो है वो एसबीआई में नेशनलाइज कर दिया था 1955 में। तो यानी कि हमारा बी जो है मैच होने वाला है हमारा थर्ड ऑप्शन से। तो देखते हैं हम लोग बी का थर्ड से कहां पे मैच किया हुआ है। तो यहां पे तो ऑप्शन नंबर 1 और ऑप्शन नंबर 2 दोनों में बी को जो है थर्ड से मैच किया हुआ है। तो अभी हम लोग को और देखना पड़ेगा कि हम लोगों को और क्या पता है। क्या हम लोग को नेशनलाइजेशन ऑफ 14 कमर्शियल बैंक पता है? क्या हमने ये पढ़ा है? अभी तक नहीं पढ़ा है। तो आगे बढ़ते हैं।
क्या हमको एस्टैब्लिशमेंट ऑफ आईडीबीआई पता है? जी हाँ सर, बिल्कुल पता है। आपने कॉलम में बताया था कि आईडीबीआई का जो एस्टैब्लिशमेंट हुआ है वो 1964 में हुआ है। आप लोग ऊपर भी देख सकते हो, कहां गया ये, यहां पे, जी हाँ ये रहा। ये देखो गाइस, आप देख सकते हो, मैंने पढ़ाया था आप लोगों को, जो आईडीबीआई है उसका एस्टैब्लिशमेंट हुआ है 1964 को। ओके, तो यहां से हम लोग को ये पता चल गया। तो अभी हमारा यहां पे आंसर क्या, किससे मैच होने वाला है? तो आप देख सकते हो गाइस कि एस्टैब्लिशमेंट ऑफ आईडीबीआई जो है वो मैच करेगा हमारा ऑप्शन नंबर 1 से, 1964। तो अब देखते हैं, ए का 2 से मैच हो गया, बी का 3 से मैच हो गया, सी का हम लोग को मैच करना है, वो हमको पता नहीं है। तो हम लोग देखते हैं डी का हम लोग मैच कर सकते हैं। डी का हम लोग को मैच करना है डी का 1 से। तो डी का 1 गाइस हो रहा है ऑप्शन नंबर 1 में। तो यहां पे हमारा जो ऑप्शन जो करेक्ट है वो है ऑप्शन नंबर 1, यानी कि ए का 2, बी का 3, सी का 4 और डी का 1। ओके, तो गाइस आज का लेक्चर यहीं खत्म करते हैं हम लोग। होप कि गाइस आपको मेरा लेक्चर अच्छा लगा होगा। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग जो है और 10 क्वेश्चन को जो है डिस्कस करेंगे कि आरबीआई से रिलेटेड कौन कौन से क्वेश्चन जो है प्रीवियस एग्जाम में पूछे जा चुके हैं। अगर आपको मेरा लेक्चर अच्छा लगता है तो प्लीज इसको लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब करिए। और गाइस इससे पहले वाले लेक्चर अगर आपने नहीं देखे तो डिस्क्रिप्शन में आपको उसका लिंक मिल जाएगा, प्लीज उसको देख लेना, तब आपको जो है सारे कंसेप्ट जो है अच्छे से क्लियर हो जाएंगे। ओके, जब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर।